बिहार के छोटे से गांव किशनपुर में एक मशहूर ढाबा था जिसका नाम था सेठ गोविंद का देसी स्वाद ढाबा। सुबह से रात तक वहां ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन लोग सिर्फ ढाबे के नाम से नहीं बल्कि एक इंसान के हाथ का जादू चखने आते थे। उस इंसान का नाम था रामचरण काका। उनकी बनाई बिहारी स्टाइल देसी मटन करी पूरे इलाके में मशहूर थी। सरसों के तेल में भुने मसाले, लकड़ी की धीमी आंच, मिट्टी की हांडी और काका का खास देसी मसाला, यही उनकी पहचान थी। लोग 20-20 किलोमीटर दूर से सिर्फ उनकी मटन करी खाने आते थे। काका, आपकी मटन करी का स्वाद कहीं और नहीं मिलता। हर महीने एक बार तो यहाँ आना ही पड़ता है। सेठ जी, इस ढाबे की असली पहचान तो रामचरण काका हैं। इनके हाथ का खाना खाकर घर का स्वाद याद आ जाता है। रामचरण, तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और हाथों के स्वाद की वजह से ही आज हमारा ढाबा पूरे इलाके में मशहूर है। सेठ जी, ये सब आपकी मेहरबानी है। मैं तो बस अपना काम पूरी ईमानदारी और दिल लगाकर करता हूँ। ढाबे के मालिक सेठ गोविंद भी रामचरण काका की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन काका की जिंदगी आसान नहीं थी। कई साल पहले उनकी पत्नी का बीमारी से निधन हो चुका था। अब उनका एक ही बेटा था, अर्जुन, जो पढ़ाई और नौकरी की तलाश में शहर चला गया था। उसी ढाबे पर भोला राम नाम का एक आदमी भी काम करता था। वो ग्राहकों को खाना परोसता, मेजें संभालता और ढाबे का बाकी सारा काम बड़ी मेहनत से करता था। लेकिन उसके मन में एक बात हमेशा चुभती रहती थी। ढाबे पर आने वाला हर ग्राहक सिर्फ रामचरण काका की ही तारीफ करता था। एक दिन कुछ ग्राहक खाना खाते हुए आपस में बातें करने लगे। अरे भाई, जरा एक प्लेट मटन करी और देना। सच कहूं, ऐसा लाजवाब स्वाद मैंने आज तक कहीं नहीं चखा। हर बार यहाँ आता हूँ तो सिर्फ रामचरण काका के हाथों की मटन करी खाने के लिए ही आता हूँ। सच कहा, रामचरण काका के हाथों में तो जैसे जादू है। उनके हाथों की बनी मटन करी का स्वाद एक बार जो चख ले, वो बार बार यहीं खिंचा चला आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। रामचरण काका हमारे ढाबे की शान है। उनके हाथों का स्वाद ही इस ढाबे की असली पहचान है। दूर दूर से लोग सिर्फ उनकी बनाई मटन करी खाने के लिए यहाँ आते हैं। जब तक ये बूढ़ा यहाँ है, कोई मेरी काबिलियत नहीं देखेगा। हर कोई बस इसी की तारीफ करता रहेगा। अब बहुत हो गया। कुछ ऐसा करना होगा कि इसकी सारी वाहवाही हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एक रात ढाबा बंद होने के बाद सेठ गोविंद दिन भर की कमाई का हिसाब कर रहे थे। उन्होंने 10,000 रुपए गिनकर गल्ले में रख दिए। अगले दिन उन्हें उन पैसों से एक जरूरी काम करना था। तभी भोला राम बोला, सेठ जी, आज तो आप बड़ी देर तक गल्ले का हिसाब देख रहे हैं। आखिर बात क्या है? कोई खास तैयारी चल रही है क्या? कल सुबह एक जरूरी काम है, इसलिए कुछ तैयारी कर रहा हूँ। बाकी बात समय आने पर पता चल ही जाएगी। ठीक है सेठ जी, जैसा आप ठीक समझें। लेकिन उसकी नजर बार बार गल्ले पर ही जा रही थी। कुछ देर बाद सेठ गोविंद घर चले गए। रामचरण काका भी रसोई की सफाई पूरी करके बोले, अच्छा भोला राम, अब मैं चलता हूँ। कल सुबह जरा जल्दी आ जाना। कुछ काम भी है और ढाबा भी समय पर खोलना है। जी काका, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कल सुबह मैं समय से पहले ही आ जाऊंगा। रामचरण काका के जाते ही भोला राम के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। बस अब असली खेल शुरू होगा। देखते हैं कल इस ढाबे में क्या क्या होता है। रात के सन्नाटे में गल्ले से 10,000 रुपए निकाले और रामचरण काका की कोठरी में जाकर पुराने लोहे के संदूक के कपड़ों के नीचे छिपा दिए। सुबह होते ही सबकी नजरें तुम पर होंगी और तुम्हारी बरसों की बनाई हुई इज्जत पल भर में मिट्टी में मिल जाएगी। अगली सुबह जैसे ही सेठ गोविंद ने गल्ला खोला, उनके होश उड़ गए। अरे, गल्ले में रखे 10,000 रुपए कहाँ गए? कल रात तो मैंने खुद अपने हाथों से रखे थे। उनकी आवाज सुनकर रामचरण काका और भोला राम दोनों आ गए। गल्ले से पूरे 10,000 रुपए गायब हैं। समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये पैसे गए तो गए कहाँ? भोला राम तुरंत बोला,
सेठ जी, मैं बिना सबूत किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता था, लेकिन कल रात मैंने रामचरण काका को गल्ले के पास से अपनी कोठरी की तरफ जाते देखा था। रामचरण काका चौंक गए। ये बिल्कुल झूठ है। मैं तो अपना गमछा उठाकर सीधे घर चला गया था। मैंने गल्ले को हाथ तक नहीं लगाया। अगर सच में तुम बेगुनाह हो तो अपनी कोठरी और संदूक दिखाने में आखिर क्या परेशानी है? बिल्कुल नहीं। अगर इससे सच्चाई सामने आती है तो आइए अभी मेरी कोठरी और संदूक देख लीजिए। तीनों कोठरी में पहुंचे। सेठ गोविंद ने संदूक खोला, ऊपर रखे कपड़े हटाए और नीचे 10,000 रुपए रखे मिले। सेठ गोविंद गुस्से से बोले, रामचरण, ये क्या है? ये 10,000 रुपए तुम्हारे संदूक में कैसे आए? रामचरण काका की आंखें भर आईं। मुझे नहीं पता ये पैसे यहाँ कैसे आए। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने चोरी नहीं की, किसी ने मुझे फंसाया है। सेठ जी, अब तो रुपये भी मिल गए। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? अब तो साफ है कि गल्ले के पैसे यहीं छिपाए गए थे। रामचरण काका उसकी तरफ देखकर बोले, भोला राम, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। मैंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया है। मैं ऐसा नीच काम कभी नहीं कर सकता। रामचरण, मैंने तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, लेकिन आज वही भरोसा टूट गया। आज से इस ढाबे में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सेठ जी, मैंने चोरी नहीं की। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, एक बार मेरी बात पर विश्वास कर लीजिए। मैं कभी आपकी मेहनत की कमाई पर नजर नहीं डाल सकता। लेकिन सेठ गोविंद ने उनकी एक ना सुनी। रामचरण काका ने आखिरी बार अपनी रसोई को देखा, गमछा उठाया और नम आंखों से ढाबा छोड़ दिया। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में खबर फैल गई, रामचरण काका ने ढाबे से चोरी की है। जिस इंसान की कभी हर कोई इज्जत करता था, अब लोग उससे दूरी बनाने लगे। भैया, कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो बता दीजिए। मैं मेहनत से कभी पीछे नहीं हटूंगा। बस 2 वक्त की रोटी का सहारा मिल जाए। रामचरण, काम तो है, लेकिन गांव में तुम्हारे बारे में जो सुना है उसके बाद मैं तुम्हें नहीं रख सकता। काका चुपचाप वहां से लौट गए। दूसरे दिन वो एक खेत मालिक के पास पहुंचे। मालिक, कोई मजदूरी का काम मिल जाए तो बता दीजिए। जितना काम कहेंगे पूरी ईमानदारी और मेहनत से करूंगा। माफ करना काका, मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। आप किसी और जगह कोशिश कर लीजिए। लगातार ठुकराए जाने के बाद काका पूरी तरह टूट चुके थे। एक शाम घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा था। तभी शहर से अर्जुन घर पहुंचा। उसने पिता की उदास हालत देखी और घबरा गया। पापा, ये सब कैसे हो गया? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे जरा भी पता होता तो मैं आपको इस हालत में कभी अकेला नहीं छोड़ता। बेटा, मैं नहीं चाहता था कि तू अपनी नौकरी छोड़कर मेरे लिए परेशान हो। मुझे लगा एक दिन सब ठीक हो जाएगा, इसलिए मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा। पापा, नौकरी तो फिर से मिल जाएगी, लेकिन अगर आप अकेले दुख सहते रहे तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अब मैं आपको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। काका की आंखें भर आईं। लेकिन बेटा, हमारे पास बचा ही क्या है? न काम है न पैसे। ऐसे में हम नई शुरुआत कैसे करेंगे? हिम्मत बची है पापा, और वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अब हम दोनों मिलकर नई शुरुआत करेंगे। अगले ही दिन पिता और बेटा बैठकर नया रास्ता सोचने लगे। पापा, शहर से मैं थोड़ी बचत लेकर आया हूँ। अगर आप साथ दें तो हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन बेटा, इतने पैसों में क्या होगा? क्या इससे सचमुच हमारी नई शुरुआत हो पाएगी? आप चिंता मत कीजिए पापा, थोड़ा पैसा मैं लगाऊंगा और बाकी का भी हम किसी ना किसी तरह इंतजाम कर लेंगे। मेहनत करेंगे तो सब फिर से ठीक हो जाएगा। काका ने अपनी बरसों पुरानी साइकिल बेच दी। दोनों ने पैसे जोड़कर गांव के बस स्टैंड के पास एक छोटा सा ठेला तैयार कर लिया। ठेले के ऊपर बड़ा सा बोर्ड लगाया गया, रामचरण काका की असली बिहारी देसी मटन करी। सुबह होते ही दोनों काम में जुट गए। पापा, आप आराम से मटन करी बनाइए, रोटियों की चिंता मत कीजिए, वो मैं संभाल लूंगा। आज से हम दोनों मिलकर इस ठेले को सफल बनाएंगे। ठीक है बेटा, आज लोगों को फिर से वही पुराना स्वाद चखाएंगे।
एक बार जिसने हमारी मटन करी खाई वो इसे कभी नहीं भूल पाएगा। अर्जुन तंदूर पर गर्मा गर्म रुमाली और तंदूरी रोटियां बनाने लगा। उधर काका मिट्टी की हांडी में सरसों के तेल, भुने मसालों, लहसुन, प्याज और अपने खास देसी मसाले के साथ मटन करी तैयार करने लगे। कुछ ही देर में खुशबू पूरे बस स्टैंड पर फैल गई। एक राहगीर ठेले के सामने रुक गया। अरे भाई, इतनी लाजवाब खुशबू कहाँ से आ रही है? जरा एक प्लेट मटन करी देना। अगर खुशबू ऐसी है तो स्वाद कितना शानदार होगा। पहला निवाला खाते ही वो मुस्कुराकर बोला, वाह, ऐसा लाजवाब स्वाद तो बरसों बाद चखने को मिला है। अरे भाई, तुम लोग भी जल्दी इधर आओ। एक बार ये मटन करी खाओगे तो बार बार यहीं आने का मन करेगा। देखते ही देखते और ग्राहक आने लगे। शाम तक ठेले के सामने लंबी लाइन लग चुकी थी और कई दिनों बाद रामचरण काका के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। उधर रामचरण काका के जाने के बाद सेठ गोविंद ने पूरी रसोई की जिम्मेदारी भोला राम को दे दी। भोला राम, अब पूरा ढाबा तुम्हारे भरोसे है। मेहनत और ईमानदारी से काम करना और ग्राहकों को शिकायत का एक भी मौका मत देना। सेठ जी, अब लोग रामचरण काका को भूल जाएंगे। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। मैं ऐसा खाना बनाऊंगा कि हर ग्राहक मेरे स्वाद की ही तारीफ करेगा। तभी एक ग्राहक वहां आया। उसने मटन करी की एक प्लेट मंगवाई। पहला निवाला खाते ही वो ठिठक गया। अरे भाई, ये मटन तो अभी ठीक से पका ही नहीं है। इसे वापस ले जाओ। ऐसी मटन करी मैं नहीं खा सकता। माफ कीजिए, अभी आपके लिए दूसरी प्लेट लेकर आता हूँ। इस बार शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तभी एक दूसरे ग्राहक ने मटन करी का पहला निवाला खाया और अगले ही पल, अरे भाई, ये इतनी तीखी करी किसने बनाई है? क्या इसमें पूरी मिर्च की बोरी ही उड़ेल दी है? मेरा तो मुंह ही जल गया। और ये क्या है? इसमें नमक इतना ज्यादा किसने डाल दिया? मटन करी कम, नमक ज्यादा लग रहा है। भोला राम परेशान होकर बोला, आज मुझसे थोड़ी गलती हो गई। आप एक मौका और दीजिए। कल से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगले दिन भी हाल नहीं बदला। पहले जैसा स्वाद न मिलने पर ग्राहक निराश होकर लौटने लगे। हर किसी को रामचरण काका के हाथों की मटन करी याद आने लगी। एक बुजुर्ग ग्राहक उठते हुए बोला, चलो भाई, अब यहाँ खाने में पहले वाली बात नहीं रही। बेहतर होगा रामचरण काका का पता लगाते हैं। ये सुनकर सेठ गोविंद चौंक गए। शाम को उन्होंने भोला राम को बुलाया। भोला राम, ये आखिर क्या हो रहा है? रोज रोज ग्राहकों की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। आखिर गलती कहाँ हो रही है? सेठ जी, लोगों की आदत खराब हो गई है। हर बात में रामचरण काका को याद करते हैं। लोगों की आदत खराब नहीं हुई है भोला राम, बदल गया है तो सिर्फ खाने का स्वाद। सेठ जी, थोड़ा समय दीजिए। मैं पूरी मेहनत करूंगा। सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा। मैंने भी यही सोचा था भोला राम, लेकिन हर दिन ग्राहक कम होते जा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो ढाबा चलाना मुश्किल हो जाएगा। दिन बीतते गए। जहां पहले ढाबे के बाहर लाइन लगती थी, अब कई कई घंटे तक एक भी ग्राहक नहीं आता था। एक दिन सेठ गोविंद हिसाब की कॉपी देखकर सिर पकड़कर बैठ गए। हे भगवान, इतना कर्ज हो गया, अब इसे कैसे चुकाऊंगा? समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। कुछ ही दिनों बाद लगातार बढ़ते घाटे के कारण ढाबा हमेशा के लिए बंद हो गया। भारी कर्ज में डूबे सेठ गोविंद को मजबूर होकर गांव छोड़कर शहर जाना पड़ा। उधर रामचरण काका का छोटा सा ठेला दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा था। एक राहगीर रुक गया। भैया, एक प्लेट मटन करी देना। इतनी अच्छी खुशबू तो दूर से आ रही थी। उसने पहला निवाला खाया, फिर मुस्कुराकर बोला, वाह, यही है असली बिहारी स्वाद। ऐसी मटन करी तो बरसों बाद खाने को मिली है। काका, अगले महीने मेरे घर शादी है। पूरे खाने का ऑर्डर मैं आपको ही दूंगा। कुछ महीनों बाद दोनों ने एक बड़ा किराए का ढाबा ले लिया। उनके हाथों का स्वाद फिर से लोगों की पहली पसंद बन गया और देखते ही देखते उनका ढाबा पूरे जिले में मशहूर हो गया। उधर भोला राम की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। ना नौकरी बची, ना पैसे, ना इज्जत। एक दिन वो रोता हुआ रामचरण काका के ढाबे पर पहुंचा और उनके पैरों में गिर पड़ा।
काका, मुझे माफ कर दीजिए। गले से 10,000 रुपए मैंने ही चुरा कर आपके संदूक में छिपाए थे। मैं आपकी इज्जत से जलता था। मेरी एक गलती ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। पापा, इसने आपके साथ इतना बड़ा धोखा किया है, इसे पुलिस के हवाले कर दीजिए, तभी इसे अपने किए की सजा मिलेगी। भोला राम, गलती मानने के लिए भी हिम्मत चाहिए। अगर तुम्हें सच में अपने किए पर पछतावा है तो कल से यहीं काम पर आ जाना। लेकिन याद रखना, इस बार अपने हाथों से नहीं, अपनी नीयत से पहचान बनानी है। भोला राम की आंखों से आंसू बह निकले। काका, मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। उस दिन के बाद भोला राम भी पूरी ईमानदारी से काम करने लगा। देखते ही देखते रामचरण काका का ढाबा पूरे जिले का सबसे मशहूर ढाबा बन गया। सीख, दूसरों से जलकर नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और अच्छे दिल से ही असली सफलता मिलती है। माफ करने वाला इंसान ही सबसे बड़ा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें।